आप लोग क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ओके, गुड आफ्टरनून। आप सब लोगों का जीएस विजन में मैं पवन द्विवेदी स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पेपर में हिंदी है और हिंदी के अलावा और भी जो निबंध वगैरह हैं उनमें भी यानी कि मेरा पार्टिसिपेशन रहेगा, लेकिन मूलतः जो हिंदी पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊंगा पूरा उसमें, ठीक है। दोनों पोर्शन ग्रामर और जो पत्र हैं उन सबको। तो सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रेटजी बता दे रहे हैं हम लोग कि आप लोगों का जो यानी तैयारी हो गया एग्ज़ाम जो हम लोग करवाएंगे वो ये होगा कि एक दिन में आपकी 3 क्लास चलेंगी, यानी 3 सब्जेक्ट का हिंदी चलेगी। इसके बाद 7th पेपर का एक पोर्शन चलेगा जो मैथमेटिकल वाला है, ठीक है, एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। और फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट आपका और चलेगा, शायद हिस्ट्री चलेगी या ज्योग्राफी, कोई सब्जेक्ट चलेगा। तो आप लोगों का और वीकेंड में आपका जीएस और उत्तराखंड, ठीक है। जीएस का मतलब करंट जीएस, तो करंट जीएस और जो ये है उत्तराखंड है, ये वीकेंड में करवाया जाएगा। तो एक वीक में लगभग ये समझ लीजिए कि 4 सब्जेक्ट पूरे होंगे। और शुरुआत में तो आप लोगों को यही चलेगा, यही रूटीन रहेगा। जब ये पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद आपके फिर दूसरे सब्जेक्ट यानी चलना शुरू हो जाएंगे। और टाइमिंग का देखा जाएगा थोड़ा बहुत, यानी कि यदि कम पढ़ा होगा तो बढ़ा लिया जाएगा, सब्जेक्ट का भी उसी तरह से हो जाएगा। बस ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे, पर आप लोग भी थोड़ा सा हम लोगों का, ठीक है, यानी कि कोऑपरेशन कीजिएगा। और इस चीज़ से आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा, सिलेबस आप लोगों का पूरा होगा। दूसरी बात, अब हम जब इसे पढ़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरे सब्जेक्ट के भी टीचर आएंगे, वो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन चूँकि यह है कि मुझे एक्सपीरियंस है लोक सेवा आयोग का, यानी कि यहाँ पर मेंस लिखने का, इसलिए पेपर कैसे बनता है और पेपर हम लिखेंगे कैसे, उसके विषय में मैं यानी कि 2 मिनट आप लोगों से बात करूंगा। आप लोगों को सिर्फ सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना सिलेबस में दिया गया है टू द पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए, इससे बाहर कहीं नहीं आता है। बस ये है कि क्वेश्चन घुमा देता है, कि उसे परिवर्तित कर देता है कहाँ से, यानी कि उसे क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल देता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपको 2-4 सालों का आपको यानी 2-4 साल जो बार जो हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे प्रीवियस वगैरह के, ठीक है, 1-2 दिन में। वैसे हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, तो उससे आप लोगों को ये यानी कि पता चल जाएगा लगभग कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुटअप कर रहा है, और कैसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, ठीक है। और अब यानी कि मेन मुद्दे पर मैं आता हूँ, हिंदी पर, फर्स्ट पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर के सबसे बड़ी कमी ये है, सबसे अच्छाई भी है, और ये इसमें फर्स्ट पेपर सबसे बड़ी इसमें कमी भी है। सबसे अच्छा ये है 300 नंबर का है, ठीक है। 300 नंबर में यानी सबसे ज़्यादा नंबर का ये है, तो सबसे ज़्यादा नंबर इसमें आसानी के साथ क्या किया जा सकता है, पाया जा सकता है। लेकिन सबसे समस्या इसकी ये है कि 3 घंटे में 36 क्वेश्चन कर पाना मुश्किल होता है। जब पिछले साल हम लोग पेपर दे रहे थे, पेपर दे करके जब बाहर निकले तो सिर्फ फर्स्ट पेपर में यानी कि एक ही समस्या थी कि समय कम था, नहीं तो पेपर तो आया हुआ था, पेपर कर लेते, ठीक है। तो पेपर ऐसा नहीं है कि समय कम दिया था, पेपर 3 घंटे में करने लायक बनाया गया था। लेकिन वो हमारी गलती होती है कि हम क्या चीज़ करते हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाकी सब्जेक्टों में तो क्या चीज़ करना है, हिंदी यानी कि आप कर लीजिए, ठीक है, लेकिन हिंदी में 36 प्रश्न होते हैं, और इसमें एक नंबर से प्रश्न शुरुआत होते हैं। 1 नंबर का आएगा, फिर 2 नंबर का आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद आपका 5 नंबर का आएगा, फिर आपका 10 नंबर का या 20 नंबर का, या उसके अलावा, ठीक है, 75 के 55 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से विविधता काफ़ी ज़्यादा है, और उन्हीं विविधताओं में से यदि हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो बड़ा वाला हमने पढ़ा है और उसे छोटे में लिखना, 1 नंबर में लिखना है, तो हम सोचते हैं कि 20 शब्द से ज़्यादा लिख दें हम, ठीक है, जबकि उसमें हर एक में नहीं वर्ड लिमिट है 20 वर्ड्स। तो 20 वर्ड्स का मतलब है मैक्सिमम 20 वर्ड्स, मिनिमम मत सोचिएगा। यानी 20 वर्ड्स में आप चाहें तो उसे पूरा करें, ना चाहें तो कम में पूरा करें। ज़्यादा यदि पूरा यानी ज़्यादा लिख देंगे तो जैसे आप ज़्यादा लिखेंगे वैसे निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी, नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसलिए जो लिमिट है उसे क्या करिए, वर्ड लिमिट का पालन करिए।
और इसमें जो यानी कि भाषा का जो प्रश्न है इसे दो भाग में विभाजित कर लीजिए। 130 नंबर का निबंध, ठीक है, 75 और 55 का, और उसके बाद बाकी जो बचता है वो भाषा का, ठीक है, हमारा पड़ता है, ठीक है। तो 130 के बाद बचता है 170। तो 170 है। अब ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं या ये समझते हैं कि हमें क्या करना है, 300 का 35% लाना है, ठीक है। 300 में 35% लाना आसान है। कारण ये चीज़ है कि 130 नंबर का क्या है, निबंध है। तो निबंध जब 2 लिख लेंगे तो उसमें कम से कम कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका 300 का नहीं, इसका 35% लाना है, और ये लगभग कितना पड़ता है, 60 अंक पड़ता है। ये अलग व्याकरण वाले हिस्से का चाहिए हमको, ठीक है। हमें निबंध का नहीं चाहिए, निबंध अलग है, वो व्याकरण की भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये बात ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा समस्या इसी में होती है। सब लोग ये सोचते हैं, पिछले साल लगभग 560 बच्चे या 560 बच्चों 860 बच्चे से ज़्यादा हिंदी में अनुत्तीर्ण हो गए थे, ठीक है। जब हिंदी में अनुत्तीर्ण हो गए तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, उनकी फिर बाकी की कापियाँ नहीं चेक होनी, उसमें चाहे जितना अच्छा लिखा हो। और जो कापियाँ लिखी जाती हैं वो, यानी कापियाँ आप लिखते हैं ना, उसे ये ऐसा मत समझिएगा कि कोई टीचर चेक करेंगे, ठीक है। ये QR रीडर से चेक होती है कापियाँ, और QR रीडर जो होता है वो फिर, अब मशीन है तो मशीन तो समझ ही जाते हैं, ठीक है। इंसान होगा तो क्या चीज़ करेगा, वो समझ लेगा कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन इधर, यानी कि 10 शब्द लिखा है तो कोई बात नहीं, 10 से 12 शब्द हो गया चल जाएगा। लेकिन मशीन को 10 शब्द चाहिए तो 10 शब्द ही चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हो गया तो क्या चीज़ करेगी, अलग कर देगा। QR रीडर सिर्फ उतने को पढ़ेगा जितना क्या चीज़ किया जाएगा, उसमें अमूमन क्या किया जाता है, फीड कर दिया जाता है, तो वो उसी को ही पढ़ेगा, उससे ज़्यादा को पढ़ेगा नहीं, उससे क्या करेगा, छोड़ देगा। और वहाँ पर दिया हुआ है कि आप इससे ज़्यादा है तो नेगेटिव दे दिए, वो तुरंत नेगेटिव कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब नहीं दिया जाता, या हो सकता है मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है, उसमें पूरे नोटिफिकेशन शायद कहीं नहीं दिया हुआ है। पहले जब लागू किया गया था ये वाला सिस्टम, तो उस समय पूरा पेपर दिया गया था, किस किस पैटर्न में पेपर आएगा, और उसके साथ दिया गया था ये QR कोड से कॉपियाँ चेक होंगी, ठीक है। ये मत समझिए कि इसे सिर्फ टीचर चेक करेंगे, ठीक है। तो और QR कोड का जो यानी प्रोसेस है वो सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शुरुआत किया था। उसने जहाँ जितनी भी उसकी एग्जाम्स होते हैं सब QR रीडर के द्वारा वहाँ पर चेक किए जाते हैं, ठीक है। और लेकिन पता नहीं क्या बात है कि इतना रिजल्ट फिर उसके बावजूद भी इतना लेट आता है, ठीक है, राजस्थान का भी और हमारे इसका भी। तो जबकि इसमें रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, उसका व्यवस्था ही इसीलिए की गई। नहीं तो टीचर को भेज दिया गया, तो टीचर को बुलाया गया या वहाँ पर भेजा गया, कब चेक करके कब वापस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मैटर नहीं। ये तो हमारा मैटर नहीं है, हमारा सिर्फ ये है कि, और अब इसके बाद देखिएगा इसमें 36 मैंने बताया कि 36 क्या हैं, ठीक है, क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन में यदि आप कर लें और उसमें लास्ट में यदि निबंध है, आपका निबंध यह है 700 शब्द का, ठीक है। 700 शब्द में आपको निबंध लिखना है। इस 700 शब्द की जगह आप कितना लिख दें, सिर्फ 500 शब्द का निबंध लिख दें, ठीक है। 500 में यदि आप 450 शब्द का निबंध लिख दें, ठीक है, ये अच्छा है। या आपका 4-5 क्वेश्चन छूट जाए वो अच्छा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो समस्या इसकी है क्वेश्चन पेपर छूटने की है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा तो वो तो हमारे पूरे के पूरे क्या हो गए, मार्क्स चले गए। इसमें हम 700 की जगह 500 कर देंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें हर क्वेश्चन को क्या करना है, ठीक है, हमें लिखना है, यानी अटेम्प्ट करना है। इसमें हर एक क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है, अभ्यास। और उस अभ्यास के द्वारा करना क्या है कि हम जो है उसे सिर्फ जितना प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, टू द पॉइंट उत्तर लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जितना भी पूछा गया है हमें सिर्फ उसी का ही उत्तर लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। हमें ये नहीं कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो हमें आ गया कि हमें पता है कि संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर, उसकी परिभाषा लिखने कर दिए, उसकी परिभाषा लिखना शुरू कर दिए तो समय क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपसे पूछा है कि यानी संधि कितने प्रकार की होती है, तो सिर्फ क्या लिखना है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और कुछ नहीं। यदि उसके आगे लिखा है परिभाषित कीजिए या परिभाषा सहित जो है बताइए या परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, तब आप परिभाषा भी लिखेंगे, उदाहरण भी देंगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन उसने समाहित कर दिया। संधि का प्रारंभिक यानी वो
प्रारंभिक या परंपरागत रूप से संधि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है स्वर संधि को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। और उसी में दिया हुआ है, ठीक है, कि आपका दिया हुआ सेनापति और सेनापति के साथ दिया हुआ है। ठीक है, एक और है बेधड़क। इन दोनों शब्दों में समास बताना है। ठीक है, तो अब इसमें से पूरे में हमें 50 शब्द में लिखना है और 50 शब्द में हमें इन तीनों प्रश्नों को, 3 प्रश्न बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, 3 प्रश्न अलग हैं, तो इनका उत्तर हम कैसे देंगे, ये मैं सिर्फ एक उदाहरण से आप लोगों को बता रहा हूँ। संधि कितने प्रकार की है, परंपरागत तरीके से कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। 1 2 3 का खा गा ये लिख देंगे। ठीक है, फिर नीचे डालेंगे स्वर संधि। स्वर संधि लिखेंगे, स्वर संधि के बाद ये इन्हीं सिर्फ परिभाषा क्या लिखनी है कि 2 स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, इतना पर्याप्त हो गया है, या 2 स्वरों से उत्पन्न विकार को, ठीक है, स्वर संधि कहते हैं। इतना होगा। ठीक है, कम से कम शब्दों में लिखना है, ये स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि का हमें उदाहरण देना है, तो मात्र 3 उदाहरण दे दीजिए। एक आ का उदाहरण दे दीजिए, ठीक है, एक ई का उदाहरण दे दीजिए, और एक क्या कर दीजिए, ऊ का उदाहरण दीजिए। बस, इससे ज़्यादा नहीं है। हमें बहुत आते हैं उदाहरण, हमें इसकी ज़रूरत नहीं इससे ज़्यादा लिखने की। ठीक है, तो इससे जब ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 उदाहरण में हमारा पर्याप्त है। स्वर संधि क्या हो जाएगी, एक्सप्लेन हो जाएगी। उसके बाद जो दिया हुआ है कि बेधड़क है, तो इसमें सामने क्या करेंगे, लिखेंगे इसका बेधड़क का मतलब क्या हुआ, बिना डरे। और इसके बाद इसका समास लिख देंगे। फिर इसके बाद लेंगे सेनापति, इसका हो गया सेना का पति, यहाँ पर लिख देंगे समास। बस सिर्फ इतना करना है। ठीक है, यहाँ ये समास होगा, ये समास होगा, कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, कम से कम शब्दों में क्या करना है, इसे समाप्त कर देना। ठीक है, 50 शब्द है, बमुश्किल 30 शब्द में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि आप 50 शब्द पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब जो है उसमें गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपका समय क्या होगा, सिर्फ शब्द सीमा का ही, चलिए 50 शब्द तक आप लिखते रहिए, लेकिन उतना शब्द सीमा आपकी क्या हो जाएगी, वो तो कवर हो जाएगी, लेकिन आपका क्वेश्चन छूट जाएगा आगे। ठीक है, तो उन्होंने जो 20 शब्द और 50 शब्द दिए हैं, ठीक है, सब और 125 250 शब्द, वो सिर्फ सीमित कर दिया है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा क्या हो जाता है, टाइम बहुत ख़राब हो जाता है। आप घर में, ये आपके पास पेपर है, जा करके एक बार टाइम जो है इसका, यानी कि शब्द जो है ना, काउंट करिएगा कि इतने इतने शब्द यदि हम लिखते हैं तो कुल कितने शब्द होंगे। और 3 घंटे में क्या इतने शब्द लिखे जा सकते हैं, कभी भी नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने इसे कैलकुलेट कभी नहीं किया है कि इसमें कुल कितने शब्द दिया हुआ है, शब्द सीमा। ठीक है, तो इस तरह से तो आप लोगों को यानी कि ये करना है। तो इसे पूरा कैसे करेंगे, और जब पूरा यानी कि हो जाएगा तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है ये सही है। और दूसरी बात, जब आप पेपर देने जाएंगे ना, हिंदी के पेपर में एक बार आपने सर नीचे कर लिया ना, तो सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। सर उठाएंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा, निश्चित है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि क्वेश्चन कैसे नहीं छूटेगा, उसकी स्ट्रेटजी मैंने बता दिया। आपको जितना पूछ रहा है सिर्फ उतना लिखना है, उससे ज़्यादा एक शब्द भी नहीं लिखना है। ठीक है, कम में, जितने कम शब्दों में आप उसे प्रस्तुत कर दें, उतना ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरी बात, कई बार ये देता है कि इसमें, और यहाँ की खासियत ये भी है कि आपको जो कॉपी मिलेगी, ठीक है, वो ये मिलेगी। इसकी ये वाली लंबाई कम होगी, ये वाली लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यहीं पर प्रश्न लिखा रहेगा। ये दूसरा प्रश्न है, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, और आपको यहीं पर स्पेस रहेगा, वहीं आपको उत्तर लिखना होगा। ठीक है, जहाँ पर स्पेस है उसी जगह आपको उत्तर लिखना है। स्पेस इतना रहेगा कि आप लिखते रहिए, आपका टाइम बर्बाद करेगा वो। ठीक है, वहाँ पर आप शब्दों का पालन करिए और उसे, ठीक है, लिखिए। अब जैसे इसमें जो आप लोगों का पहला वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला है, इसमें कह रहा है अनूढ़ा का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, अच्छा इसमें जो है यहाँ पर फर्स्ट है, वाक्यों में परिवर्तन करिए। अब आप लोगों की पहला वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप लोगों की आदत ये होती है अभी तक कि हम क्या करते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है कि यानी कि ये फर्स्ट का हो गया फर्स्ट, अब यहाँ हम पहले वाक्य उतारते हैं और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, उसका उत्तर लिखते हैं। ये कभी नहीं करना है। ठीक है, हमारा ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, फर्स्ट का फर्स्ट लिखा हुआ, यहीं पर जो उसका उत्तर है वो यहाँ पर क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। ठीक है,
अब जब यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये बताइए कि जिसने पहले उसे लिखा है, उतारा है, और उसके बाद आप यानी कि उत्तर लिखा है, तो उससे आप जितने में वो एक क्वेश्चन करेगा उतने में आप 2 या 3 क्वेश्चन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि लोग बच्चों का क्वेश्चन छूटता क्यों है, इसी कारण छूटता है। ठीक है, जब हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हमें उसे उतारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, और आप लोगों को दिया रहेगा, यहाँ भी इसकी दी रहेगी और यहाँ पर भी क्या दी रहेगी, ठीक है, हाशिया दिया रहेगा। ना को आपको हाशिया के उधर लिखना है, ना तो आपको हाशिए के इधर लिखना है। यदि आपको उत्तर संख्या भी लिखना है तो हाशिए के इधर ही लिखना है। ठीक है, हाशिए के अंदर लिखना है। ये हाशिया और ये वाला हाशिया वो एग्जामिनर के लिए होता है। ठीक है, वो उसका उपयोग करता है। ठीक है, उसका उपयोग वो कहाँ करता है, जो आपने यहाँ पर कोई गलती की है तो गोला बनाकर क्या कर देता है, यहाँ लेकर के आता है। आपने यहाँ गलती की है तो गोला बनाकर यहाँ लाता है और यहाँ पर वो क्या करता है, अपना लिखता है। नंबर काटा है तो नंबर काटेगा, नहीं तो रीजन लिखेगा, यानी कि क्या है इसमें। ठीक है, गोला बनाया है तो क्या गलती है वो उसे सुधार कर नहीं लिखेगा। ठीक है, उसे गोला बनाकर उसे गलती बता देगा कि ये गलती हुई थी। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि आपको समय किस प्रकार से बचाना है। इसी तरह से अब जैसे इसमें लिखा है संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखिए, तो संयुक्त वाक्य की सिर्फ और सिर्फ परिभाषा लिखनी, उदाहरण नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ परिभाषा पूछ रहा है, उदाहरण नहीं पूछ रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, संयुक्त यानी कि परिभाषा लिखनी है और जो शब्द से शुरुआत करते हैं वह शब्द ये सब नहीं, कम से कम शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, तो जिन वाक्यों में संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है, जिन वाक्यों में क्या होता है, कई उप प्रमुख वाक्य होते हैं। ठीक है, कई उप प्रमुख वाक्य होते हैं और वे क्या होते हैं, संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं, संयोजक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं। ये हमें किताब में परिभाषा मिलेगी, लेकिन उसे हम खुद कैसे बनाएंगे कि जब किसी वाक्य में, ठीक है, 2 या अधिक उपवाक्य संयोजक के साथ जुड़े हुए आते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाता है। बस खत्म हो गया। ठीक है, इतने में ये आपका 20 नहीं पहुंचेगा, बमुश्किल 15 शब्द पहुंचेगा। ठीक है, 20 शब्द तक आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही नंबर में पूछना है। इसके बाद अब ये बोल रहा है कि सूर्योदय होते ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। इसे हमें प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, अब याद हो गया होगा आप लोगों को। सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और उसका क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, इसका उत्तर हमें देना है। क्या कह रहा है, उपर्युक्त वाक्य किस कोटि का है। अब कोटिका का मतलब क्या चीज हो गया, अब यहाँ पर हमें लेना है कि चहचहाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो चहचहाना क्या है, ध्वनि सूचक है। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गया, यानी कि ध्वनि सूचक है। ठीक है, ध्वनि सूचक है। इसके बाद है उपर्युक्त वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। अब संयुक्त वाक्य में बदलना है तो संयुक्त वाक्य के लिए जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप लोग बताऊंगा कैसे बदला जाता है। ठीक है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य मैंने अभी अभी इसका उदाहरण बताया है कि हम किससे, योजक यानी कि अव्यय के साथ लिखते हैं, यानी अथवा, इसलिए, तथा, और। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य उदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। ठीक है, या सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाना शुरू हो गए या चहचहाने लगे। तो आप जो भी करना चाहें करिए, सब सही है। बस इसे क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर देना है और से जोड़ देना है। ठीक है, हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या करेंगे, उत्तर यानी कि डालेंगे और उसके बाद उत्तर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसी के बाद जो यानी चौथा दिया हुआ है, पानी बरसता तो पौधे बढ़ते, अरे जीना है तो हंस कर जियो। इसमें उपर्युक्त वाक्य किस प्रकार का है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, नंबर 1 लिखना है, नंबर 2 लिखना है। पहले वाले का लिखना है, ठीक है, कि कौन सा है, दूसरे वाले का लिखना है कौन सा है। तो पहले वाला कैसा है बताइए, इच्छार्थ है, संकेतवाचक है, संदेहक या विस्मयादिबोधक है। तो कौन सा है, ठीक है, संकेतवाचक है। यदि पानी बरसता तो पौधे क्या होते, अच्छे होते। अरे जीना है तो हंस कर जियो। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक चालाकी किया है। ठीक है, क्या है कि उन्होंने इसकी जगह क्या लगा दिया है, ये लगा दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये विस्मयादिबोधक है। ठीक है, अब अरे वगैरह जहाँ पर भी प्रयोग किया जाता है वो क्या हो जाता है, तो विस्मयादि। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे सेकंड और विस्मयादिबोधक, बस। ठीक है, पहला लिखेंगे, उसमें क्या चीज़ है, आपका संकेतवाचक, बस हो गया। और इस तरह से यानी कि ये नहीं लिखने हैं कि ये लिखा गया इस प्रकार, ये वाक्य इसका है, यहाँ ये लिखा है, कुछ नहीं। हमें 1 नंबर में सिर्फ उत्तर देना है, बस इतना हमारा उत्तर पर्याप्त है। अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि और ऐसे करेंगे तो हम, लक्ष्य हमारा क्या है कि हमें पूरा पेपर करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है।
कुछ में क्या चीज़ करें, यानी कि कमी रह जाए तो उसे बाद में यदि समय बचता है तो क्या कर सकते हैं, उसे पूरा कर लेते हैं। हमें लगता है कि ऐसा कुछ है, और वैसे भी इसमें हमें समय नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 धुरंधर हैं, ठीक है, यानी कि 2 हमें क्या लिखने हैं, निबंध लिखने। तो जब 2 निबंध लिखने हैं तो निबंध यदि 3 घंटा भी मिल जाए ना उन दोनों को लिखने के लिए, तो भी कम नहीं, ठीक है, तो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा समय, ठीक है। तो अब इन्हें क्वेश्चन पेपर कैसे करना है अभी से ही दिमाग में सेटअप कर लेना है, ठीक है। सेटअप ये करना है कि निबंध पहले कभी नहीं करना है। कारण क्या है बताइए? यदि निबंध करना शुरू कर देंगे ना तो आप चाहे जितना चाहेंगे, ठीक है, आपके दिमाग में क्या रहेगा, यानी प्रेशर बना रहेगा कि अभी हमारा क्या छूटा हुआ है, ये वाला छूटा हुआ है, तो हम उलझे रहेंगे उसमें। हम क्या करेंगे, पहले व्याकरण वाला जितना भी हिस्सा उसे क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। जो आए क्वेश्चन, नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ते चले जाइए, ठीक है। नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आ रहा है तो भी करना है, जो आ रहा है क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, करना है, कम से कम यानी समय में उसे कर लेना है, ठीक है। और इतने समय में करना है कि अधिक से अधिक जो हमारा व्याकरण वाला है, ठीक है, या तो इतने घंटे में, ठीक है, नहीं तो इतने घंटे में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। वैसे इतने घंटे में समाप्त हो जाए या इतने घंटे में, सॉरी इस वाले में नहीं, इतने घंटे में समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 2 निबंध के लिए आप क्या रखें, 45 मिनट, ठीक है, अथवा कम से कम 1 घंटे का समय रख लें, ठीक है। यदि 45 मिनट रखेंगे तो भी पर्याप्त है, ठीक है। 500 और 700 शब्द आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। यदि 2 घंटे आप जो मैंने बताया उसके अनुसार आप 1 घंटा आराम से बचा सकते हैं, ठीक है। और मैंने बचाया, ठीक है, मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं क्योंकि सभी क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, ठीक है, यही पेपर था। और जो है उसके बाद मैंने पूरा क्वेश्चन किया था, मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था, ठीक है। और ध्यान रखना है, पहला वाला जब निबंध लिखेंगे तो 500 शब्द की लगभग सीमा क्या करेंगे, निर्धारित कर लेंगे। निर्धारित कैसे करते हैं कि हम यहाँ से अपना काउंट कर लेंगे। हमने पहली लाइन जैसे लिखी ना तो यहाँ काउंट कर लेंगे लगभग कितने वर्ड आ रहे हैं, हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा कि हमारी एक लाइन में इतने शब्द हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, निर्धारित कर लेंगे कि हमें इतने शब्द में, इतने लाइनों में क्या करना है, इसे समाप्त कर देना है, ठीक है। तब जो है हमारे लिए तब 700 के लिए फिर समय बचेगा, ठीक है। और जब जो है पहुंचते हैं ना हम लास्ट में, अब देखते हैं टाइम कि हमारे पास कितना टाइम लग गया, यानी 2.25 घंटा बीत गया है या 2.5 घंटा बीत गया, आधा घंटा रह गया है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन होता है कि आधे घंटे में 700 वर्ड वाला हम निबंध आराम से कर लेंगे, ठीक है। और यदि समय कम होने लगा ना तो फिर ऊहापोह की स्थिति हो जाती है, ठीक है। अंत वाले जो होते हैं ना उसे सही ढंग से लिखा भी नहीं जाता और छूट भी जाते हैं और दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। कारण यही चीज़ है कि जैसे 2 घंटे बीता तो अब हमारा दिमाग निबंध की तरफ यानी चला जाता है कि निबंध हमारा छूट रहा है, ठीक है। यदि हमारे पास टाइम नहीं बचेगा तो निबंध छूट जाएगा, इससे अच्छा इनको छोड़ दो। निबंध अधिक अंक का है तो हम क्या कर लेते हैं, निबंध कर लेते हैं। और वहीं पर चूक हो जाती है कि व्याकरण छूटी, इसका मतलब क्या हुआ, जो 35% वाला जो आपका क्या है क्राइटेरिया है वो क्या हो जाता है, वो वहीं पर लागू हो जाता है, ठीक है। इसलिए व्याकरण आराम से 2 घंटे में आराम से की जा सकती है, ठीक है। इसे आप लोग यानी कि अभ्यास से होता है ये सिर्फ। और समस्या ही होती है कि हम क्या करते हैं, वही उसी को हमें उसी को ही 20 शब्द में लिखना है और उसी को ही आ गया तो हमें किस में लिखना है, 50 शब्द में लिखना है, और उसी को ही आ गया तो उसे 125 शब्दों में लिखना है। यहाँ समस्या हो जाती है, ठीक है। अनुवाद आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग क्या करिए, अनुवाद कर लीजिए, अनुवाद में उलझिए मत, ठीक है। जो है अनुवाद जो आता है दो तरीके से आता है, ठीक है। एक 50 शब्द में भी आता है, 125 शब्द में भी आता है। अनुवाद 2 तरीके से, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। तो जो आ रहा है उसे कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो उसे निश्चिंत होकर के आगे की तरफ पेपर की तरफ बढ़ जाइए। जब समय बचता है तो उसके बाद करिए, क्योंकि कुछ ऐसे इसमें शब्द होते हैं जो क्या हो सकते हैं, नहीं आते। लेकिन सबसे सरल जो होता है वो हिंदी से अंग्रेजी में, सॉरी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होता है, ठीक है। हिंदी वाला थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है यानी कि जो देते हैं वो अमूमन तात्कालिक घटनाओं पर दे देते हैं, ठीक है। किसी जो है ना खास विषय पर, ज्वलंत विषय पर दे देते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा कोटेशन होता है, उसी कोटेशन को हमें करना होता है, ठीक है, अनुवाद करना होता है। जी आप लोगों को बिल्कुल PDF मिलेगा। जी देखिए सभी बच्चे ऑनलाइन वाले ये बोल रहे हैं कि हमें यही मालूम है कि 300 में क्या है, हमें 300 का 35% लाना है।
ठीक है, और यहीं पर क्या हो जाती है, चूक हो जाती है। व्याकरण वाले पार्ट में क्या कर देते हैं, कम ध्यान दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अच्छा, और भी लोग हैं जो क्या हैं इसमें हैं पहले से, उन्होंने बोला सबसे ज़्यादा इसी में फेल हुए जो है, यानी समझिए 1/3 बच्चे तो इसी में से बाहर हो गए थे, ठीक है। 800 लगभग 860 या 880 बच्चे महत्वपूर्ण होता है, और आयोग क्या करता है, बाकायदा उनको रोल नंबर जारी करता है, और ये जारी करता है कि इतने बच्चे हिंदी में अनुत्तीर्ण होने को यानी अनुत्तीर्ण हुए हैं, फलतः ये क्या किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि मुख्य परीक्षा से बाहर किए जाते हैं, ठीक है। वो पूरा लिखता है और उसमें जो है नंबर नहीं देता, रोल नंबर देता है, ठीक है, कि इनका जो है ना 35% नहीं मिले, ठीक है। अब ये बताइए कि इनमें यानी कि आप लोगों के पास है ये, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देख लिया है, मैंने बता भी दिया है कि 20 शब्द, ठीक है, और 20 शब्द के 2 अंकों में आते हैं, एक तो 1 अंक में आता है, एक 2 अंक आता है। जहां पर भी 2 अंक आएगा वहां पर क्या होगा, 2 प्रश्न जरूर होंगे, ठीक है, या तो एक साथ होंगे या तो 1 और 2 होंगे, ठीक है। एक 50 शब्द होता है, ठीक है, ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद जब यानी कि ये सभी 50 वाले जितने भी होते हैं सब 5-5 अंक के होते हैं, ठीक है, 5-5 नंबर के होते हैं। और कभी भी ये मत समझिएगा कि हमने यदि 1 नंबर का है तो 1 नंबर लिख दिया उसे हमें पूरा 1 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसने जो डिमांड किया है यदि आप सिर्फ उसकी तरह लिखेंगे, ठीक है, कोई यदि सोचता है कि उसने मैंने पूछा है कि वो संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखे, संयुक्त वाक्य में परिभाषा भी लिख दूं, उदाहरण भी दे दूं, जैसे उदाहरण लिखेगा, ठीक है, उसका मन 1 नंबर देने का होगा तो वो आधा नंबर देगा, ठीक है, क्योंकि वो जानना चाह रहा है, ठीक है, आपको मैंने उदाहरण नहीं पूछा है, आपसे मैं जितना पूछूं उतना ही आप क्या करें, उत्तर दें। वो भी समझ लीजिए एक तरह से क्या है, इंटरव्यू ही, इंटरव्यू में जितना पूछा जाएगा उससे ज़्यादा उत्तर देंगे तो बोलेंगे बहुत ज़्यादा विद्वान बनते हैं, ठीक है। और इन्हें किसकी यानी वो नहीं है, समय की वैल्यू नहीं पता है। अब इसमें देखिएगा, इसमें दिया हुआ है यानी कि 21वां क्वेश्चन है और 22वां बिल्कुल सामान्य है। निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद कीजिए। अब क्या दिया है, 1 2 3 4 5 दिया है, हमें संधि नहीं बताना, सिर्फ क्या करना है, संधि विच्छेद करके लिख देना हो गया, ठीक है। शब्द लिखा है, शब्द के बाद क्या चीज़ करेंगे, उसका हम, ठीक है, महर्षि, ठीक है, सामने क्या लिख देंगे, महाधन ऋषि लिख देंगे, ठीक है। फिर अभ्युदय है, अभिधन उदय लिख देंगे, ठीक है। उच्छ्वास है, उच्च धन यानी उच्च धन श्वास होगा, ठीक है। और फिर है निहतेज, ये निस्तेज का हो जाएगा निहतेज। और फिर सचरित, ठीक है, सत और चरित्र हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ संधि विच्छेद करना है, कुछ नहीं लिखना है। यहाँ स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि, आता है तो भी मत लिखो, ठीक है, जितना वो पूछ रहा है उतना लिखना है। इसके बाद है लिंग किसे कहते हैं, ठीक है, तो लिंग किसे कहते हैं, तो उसकी सिर्फ परिभाषा देना है कि जिससे स्त्रीत्व यानी शब्द के यानी संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्रीत्व अथवा पुरुषत्व का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। सिर्फ ये चीज़, इतनी परिभाषा हो गई। आगे वो खुद पूछ रहा है, अब यदि ये 1 नंबर में पूछा तो सिर्फ इतना ही उत्तर देना, 2 नंबर में पूछा तो भी इतना ही उत्तर देना, ठीक है। फिर पूछ रहा है इसके प्रमुख भेदों का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए, ठीक है। अब वहाँ पर फिर आप लिखेंगे हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। इस हिंदी लिखना जरूरी है, कारण यह है हम हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो वो क्या चीज़ करेगा, ठीक है। 3 भी लिंग होते हैं, ठीक है, क्या यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, वो लेकिन संस्कृत में होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है, लेकिन हम हिंदी में लिख देंगे, हिंदी में लिंग 3 होते हैं, ठीक है, सॉरी 2 होते हैं। अब फिर लिखेंगे, अब उसके बाद कह रहा है उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। अब उदाहरण सहित विवेचन का मतलब यही हुआ कि हमें परिभाषा लिखनी है कि पुल्लिंग किसे कहा जाता है, जिस शब्द से, ठीक है, किस चीज़ का, पुरुषत्व का बोध होता है। अभी इसमें और कुछ शब्द हैं, वो मैं जब बढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे फिर उदाहरण दे देंगे 1 या 2 या 3, अधिकतम 3 उदाहरण, ठीक है। क्यों, एक व्यक्ति का उदाहरण दीजिए यानी कि मानव का, और एक वस्तु का उदाहरण दे दीजिए, ठीक है, जिसमें क्या चीज़ हो, जैसे कि लड़का हो गया तो लड़का क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। लेकिन एक हम क्या दे देंगे, वृक्ष का उदाहरण दे देंगे, ठीक है, वृक्ष का उदाहरण, एक नगर का उदाहरण दे देंगे, इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो व्यक्ति और वस्तु हो गया और स्थान हो गया, इन तीनों का क्या हो गया, हमने बता दिया कि इसमें ये है। इसलिए अलग अलग, ये नहीं कि लड़का, पुरुष और यानी कि वो आदमी, ये सब इकट्ठा लिखना शुरू कर दें, नहीं,
तीनों का अलग अलग लिख दिया बस। इसी तरह से स्त्रीलिंग की परिभाषा उसे भी इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। लड़की है, पुस्तक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, चोटी, ठीक है। जैसे पर्वत चोटी, तो क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो सिर्फ इतना लिखना है, और इतने में 50 शब्द हमें पूरा नहीं करना है, ठीक है। इतना लिख गया, हमारा आंसर पूरा हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बनाना कैसे जाता है, क्या चीज़ होता है, यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, क्या चीज़, नितांत पुल्लिंग, नितांत स्त्रीलिंग, उन्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना है, इतने का ही हमें क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। हाँ, 125 शब्द में आता है तब हम क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे उसको। इसी के नीचे, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो सिर्फ सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा लिखनी, और अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, के 3 उदाहरण दीजिए, ठीक है। उदाहरण का मतलब ये हुआ, अब हमें यहाँ पर वाक्य बना करके लिखना है, क्योंकि पहले में क्या चीज़ हो गया, सार्वनामिक विशेषण, परिभाषा लिखेंगे, और फिर इसके बाद है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक का मतलब क्या हो गया, ठीक है, अनिश्चयवाचक मतलब कोई, कौन, ठीक है। तो ये यानी कि विशेष, इसलिए है सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहा है, तो जो सर्वनाम है उन्हीं में से हमें लेकर के आना है, ठीक है। तो उसमें अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें कौन का नहीं पता है, कोई का नहीं पता है, ठीक है, किसने का नहीं पता है, ठीक है। तो ये 3 का क्या कर देंगे, प्रयोग करके और उदाहरण लिख देंगे, वाक्य, और हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अब यानी कि आज की क्लास ही समझ में आ गया होगा कि, और इसी को ही मैं सबसे पहले इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको इसे फॉलो करना है, ठीक है, और ये अपनी आदत में क्या कर लेना है, डाल लेना है, ठीक है। जब हमारी ये आदत बन जाएगी तो हम उसे क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम इसे लिखना और समझना और सभी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों की मदद के लिए हूँ, करना आप लोगों को है, करवाना मुझे, ठीक है। आप लोगों से मैं अभ्यास सभी चीज़ों की इनकी करवाऊंगा। संज्ञा की मैं संज्ञा की परिभाषा पूछूंगा, और उसके बाद बोलूंगा इसे 20 शब्द में लिखिए, इसे 50 शब्द में लिखिए। तो कोई जरूरी नहीं 20 शब्द में लिखने के लिए, 20 शब्द का है 10 शब्द में पूरा करेंगे, 50 का है 20 में पूरा कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो अंतिम है 35वां और 36वां क्वेश्चन, ये निबंध है, ठीक है। निबंधों के विषय में यह है कि जो निबंध हैं हमारे, वो 2 भाग में बटे हुए हैं। एक में उत्तराखंड से संबंधित निबंध है, और दूसरे में बाकी और चीज़ों से संबंधित निबंध है, ठीक है। आपका अंग्रेजी माध्यम है, अंग्रेजी में उत्तर दीजिए, हिंदी माध्यम है, हिंदी में दीजिए। अच्छा, एक बात और, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसका उत्तर हमें अंग्रेजी में देना है, जो हिंदी में लिखा है उसका उत्तर हमें किस में देना है, हिंदी में लिखा है वो बिल्कुल ये दिया हुआ है। लेकिन ये नहीं कि अनुवाद को छोड़ करके, ठीक है। यदि अनुवाद है अंग्रेजी में है तो उसका हिंदी में अनुवाद करना है, और हिंदी में है तो उसका किस में करना है, अंग्रेजी में करना है, ठीक है, उसे करेंगे। निबंध हम छूट है हमें, अंग्रेजी में चाहे हिंदी में चाहे, इसलिए इसमें क्या हुआ है, दोनों दिया गया। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो किसी में क्या कर दिया है, एक आध अंग्रेजी के वाक्य भी और दे दिया है, ठीक है। तो उस अंग्रेजी के वाक्य को जो भी वो कहेगा, उस वाक्य को हमें क्या करना है, अंग्रेजी में ही उसका उत्तर देना है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ सालों में पूछा गया है, कुछ सालों में पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों का जो निबंध है, हम लोग जो निबंध करवाएंगे वो निबंध सभी करवाएंगे, ठीक है। हर एक पोर्शन से निबंध करवाएंगे, लेकिन इनके लिए मेन निबंध करवाएंगे, यहाँ से निबंध ऐसे होगा। परंतु हमें करना ये है कि 4 निबंध हैं, और इन चारों निबंध से हर एक टॉपिक से निबंध पूछा जाएगा, हर एक टॉपिक से निबंध होगा, ठीक है। तो हमारे लिए क्यों ना अच्छा हो कि हम 4 पूरे टॉपिक में मेहनत ना करके सिर्फ एक टॉपिक में मेहनत कर लें, और अच्छी तरह से कर लें कि वो चाहे जिस प्रकार से पूछे, हमें उस टॉपिक से संबंधित क्या हो, निबंध में कुछ ना छूटे हमारा, ठीक है। जैसे आप इसमें 35वें में आप यानी लास्ट वाले में देखेंगे, तो लास्ट वाला में क्या है, यानी उत्तराखंड में महिलाओं का सशक्तिकरण, निबंध का नाम बता रहा हूँ मैं, उत्तराखंड में महिलाओं का सशक्तिकरण, ठीक है, संभावनाएं एवं समस्याएं, हमारे सिलेबस में लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से उत्तराखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण से एक निबंध जरूर पूछेगा, निश्चित पूछना है, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, हमें उत्तराखंड में पढ़ना है, जीएस में पढ़ना है, महिलाओं का उत्थान के विषय में पढ़ना है। तो हम यदि ये वाला निबंध क्या कर लें, अच्छी तरीके से तैयार कर लें, और इसी को ही टारगेट करें कि हमें ये आना है, तो हमें इसका निबंध क्या करना है, लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो हमारा एक निबंध क्या हो जाएगा, पूरी तरह से यानी पक्की तरह से तैयार हो जाएगा। पर यह है अधूरे मन से नहीं, तैयार करना है तो जितनी हम बाकी 3 में और मेहनत करें, वही मेहनत हम एक में ही क्यों ना कर ले, ठीक है। अब ये मतलब मेरा है, ठीक है, यानी कि मैं यही करता हूँ, इसलिए स्ट्रेटजी मेरी यही रहती कि जब 3 खंड है तो 3 खंड में
कम से कम एक नहीं तो 2 खंड के क्या होंगे, सिर्फ निबंध तैयार करना है, ठीक है। बाकी से हमसे मतलब नहीं, हमें उसी से निबंध लिखना है। अब उसमें निबंध चाहे जिस प्रकार से पूछ ले, ठीक है, चाहे जो घुमा कर पूछे, बस हमें उसे प्रेजेंटेशन उसी तरह से करना है। निबंध लिखा सब कुछ एक ही तरह जाता है, परंतु वो जो पूछ रहा है ना, जिस भाषा में पूछ रहा है उसी भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। तो वही बोलते हैं ना कि यानी भारत ने पाकिस्तान की भाषा में उसको जवाब दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसी की भाषा में, मतलब जो वो चाहता है उसी तरह से, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन हमें पूछता है उसी भाषा में हमें क्या करना है, उत्तर देना है। इसी तरह से नीचे वालों में भी हमें क्या करना है, 1 या 2 विषय, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग तैयार कर सकते हैं तो चारों विषय पर करिए, बहुत अच्छा है, लेकिन जितना समय कम है उसके अनुसार क्या करना है, ठीक है, हमें 1 या 2 विषय पर ही निबंध तैयार करना है और उन्हीं विषयों पर हमें निबंध लिखना है, ठीक है। और सबसे अच्छा निबंध जो होता है वो सोशल इशू पर होता है, ठीक है। जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उस पर जो हम निबंध यदि तैयार कर लेते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और क्योंकि हम उसके हिस्सा हैं, ठीक है, इसलिए उसे हम अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर जो है जैसे उत्तराखंड का कथा साहित्य इसमें दिया है, तो ये मालूम है किसके अंतर्गत आता है, उत्तराखंड का साहित्य। अब बताइए उत्तराखंड का साहित्य हम कितना पढ़ेंगे, ठीक है, और प्रारंभ से लेकर के और बाद तक पढ़ना है। अब यहाँ कथा साहित्य का मतलब क्या हुआ, कहानी, और कहानी कब से शुरुआत हुई, जब से साहित्य नहीं बना था। कहानियाँ तो तब से शुरुआत हुई है ना, जब से यानी साहित्य नहीं बना था, जो साहित्य नहीं बना था, ठीक है, तब से हमें लिखना है कि यानी कि बच्चे को क्या करना है, बहलाने के लिए कुछ ना कुछ इधर उधर सिखाया जाता था, बताया जाता था, वही तो कहानी हो गई, ठीक है। इसमें भारत की विदेश नीति, संचार क्रांति, ये विज्ञान का है, ठीक है। शहरीकरण और प्रदूषण समस्याएं, ठीक है, ये आधुनिकीकरण, इनकी समस्याएं, ठीक है, सामाजिक समस्या के अंतर्गत आता है। आतंकवाद की समस्या तात्कालिक, यानी कि करंट से संबंधित निबंध जो है ना, इसके अंतर्गत आया है आतंकवाद की समस्या और समाधान। मानवाधिकार के संरक्षण में भारत की भूमिका, इसमें है, ठीक है, विश्व शांति एवं भारत, इसके अंतर्गत ही आया है, ठीक है। और इससे इस बार जो क्वेश्चन पूछेगा, निबंध पूछेगा, ठीक है, वो मैं 100% गारंटी लेता हूँ जब क्या पूछेगा, ठीक है। भारत की विश्व शांति में योगदान, भारत का विश्व शांति में, ठीक है, योगदान, चाहे पूछ ले वर्तमान संदर्भ में, ठीक है, योगदान, कारण क्या है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। यदि ये समाचार सुनते रहे होंगे तो क्या चीज़ था, जो ये वाला अभी यूक्रेन वाला केस हुआ था, तो हर देश, जितने भी विकसित देश भी हैं, उन्होंने भी भारत से क्या किया था, ठीक है, बोला था कि आप क्या करिए, मध्यस्थता करिए और दोनों को बैठा करके इसका हल निकालने की कोशिश करिए। तो ये क्या है, ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है, करंट इशू दे रहा है, ठीक है। तो करंट इशू सब पर भी क्या है, विदेश नीति पर भी क्वेश्चन पूछा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका निबंध भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। और 100% इस बार पूछेगा निबंध इससे, तो यही वाला निबंध पूछेगा, ठीक है। यदि वो बड़ा क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं पूछा है तो, ठीक है, यानी कि और इसके साथ तो कभी पूछेगा नहीं क्योंकि ये पहला ही पेपर है, ठीक है। तो इसमें आसानी के साथ इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, इस पर निबंध लिखने के लिए, ठीक है। आप लोगों के हाथ में पेपर है, ठीक है, कोई भी इसमें और कोई सवाल हो तो बताइए, नहीं तो मैं अब क्या करता हूँ, अब विषय की शुरुआत करता हूँ। सॉरी, लेटर, देखिए लेटर जो देता है, ठीक है, जब लेटर पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। एक क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, या तो 1 लेटर देगा या 2 लेटर देगा, ठीक है। 2 लेटर देगा तो 10-10 नंबर के देगा, 1 लेटर देगा तो 20 नंबर का देगा, ठीक है। दोनों तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। इस वाले में कितना पूछा था, ठीक है, इसमें सिर्फ एक पूछा था। अधिसूचना किसे कहते हैं, अधिसूचना का प्रारूप बनाएं, उसमें अवकाश के बाद किसी अधिकारी के पदभार ग्रहण करने का उल्लेख हो, ठीक है। यानी अपने से लेटर तैयार करना है और अधिसूचना की परिभाषा लिखनी, परिभाषा और लेटर अपने से तैयार करना है, ठीक है। तो जब लेटर शुरुआत करूंगा अभी, तो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन पूछता कैसे कैसे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है उसमें, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, 250 शब्दों में लिखना है और 20 अंक का है ये, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि 250 अंक आपको क्या करना है, यानी कि 250 शब्द पूरा करना है, आपको यह ऐसा लिखना है कि 20 अंक देने लायक बन जाए बस, ठीक है। वो ये ना हो कि वो पहले से क्या चीज़ करे, अपने आप अंक काट ले, 15 अंक में आपको दे, पहले अपनी जेब में अपने
चलिए अब इसमें है हमारा पाठ्यक्रम का जो मैंने बताना था वो बता दिया है। हमारा फर्स्ट पेपर है यानी कि जो हिंदी वाला है। आप लोग जानते हैं हिंदी को मूलतः जो है इन्होंने 2 भाग में या 3 भाग में बांटा है, लेकिन हमें इसे जो है 3 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, पहला भाग है हमारा व्याकरण का, ठीक है, दूसरा भाग है आलेखन का, ठीक है, और तीसरा भाग है व्यावहारिक हिंदी का। ठीक है, व्याकरण का मतलब जितना भी है, व्याकरण शब्द है, वाक्य है, ठीक है, इन सभी का हमको क्या करना है, इन्हें पढ़ना है। इसके बाद आलेखन में क्या आएगा, हमारा पत्र आएगा, टिप्पण आएगा, टिप्पणी आएगी, ये इसके अंतर्गत आएगा। और व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत आएगा, पहला है राजभाषा परिणामावली, 3 क्वेश्चन जो 10-10 के आते हैं। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, राजभाषा परिणाम नियमावली, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी, और आप लोगों को इसका जो है यानी कि हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें और ये 10-10 के 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जो है ना 10-10 के 3 क्वेश्चन है, या कहीं ना कहीं इसे क्या करेगा, वो भले ही 2 भाग में बांट दे, तो यानी कि 5-5 के नंबर के 2 कर देगा क्वेश्चन, लेकिन संबंधित उसी से रहेगा। राजभाषा परिणामावली, ठीक है, कंप्यूटर का क्या है प्रयोग, और उसके बाद ठीक है मानकीकरण, मानकीकरण भाषा का भी, लिपि का भी, ठीक है, और देवनागरी लिपि है, भाषा का है, शब्द का है, वाक्य का मानकीकरण है। ठीक है, तो मानकीकरण ये व्यावहारिक में आएगा। ठीक है, मानकीकरण हो गया कंप्यूटर वाला। ठीक है, तो कंप्यूटर भी क्या है, इसी के साथ आता है। ठीक है, तो इन तीनों को यदि हम जोड़ लें, ठीक है, मानकीकरण को छोड़ दें, तो इन तीनों को हम ले लें तो 10-10 नंबर के क्या होते हैं, इसमें प्रश्न आते हैं, और ये निश्चित है। और ये 10 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, इनमें निर्धारित है और इन्हें क्या करना है, करना ही करना होता है। ठीक है, और समस्या ये है कि हमारे पास जितनी इतनी किताबें वगैरह सब कुछ हैं, इनसे संबंधित ज़्यादातर जो है ना हमारे पास क्या नहीं है, ठीक है, सामग्री उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को पढ़ने के लिए समझा भी दिया जाएगा, उसमें जो मेन चीज़ें हैं उसे बता भी दिया जाएगा, आप लोगों को उसकी हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, और ऑनलाइन में जो हैं उन लोगों को PDF उसकी प्रोवाइड करवाई जाएगी। वैसे तो हम कोशिश करेंगे PDF सभी चीज़ों को मिल जाए, ठीक है, सभी की PDF प्रोवाइड हो जाए। इसमें हमारा जो है मतलब जो मैं कराऊंगा आप लोगों को, हिंदी का 2 पार्ट लेकर के एक साथ चलेंगे हम, आलेखन और व्याकरण। ठीक है, आलेखन में जो भी होगा, पत्र जितना हो सकता है उतना हम करेंगे, फिर 15-20 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा हम आलेखन पढ़ेंगे, 1.5 घंटे की हमारी क्लास होगी, आधा घंटा हम व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, व्याकरण में मैं वही चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा, लगभग हम क्या चीज़ कर चुके हैं, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए उसे पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उसे हमें करना क्या होता है, हम उसे शब्दों में कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, उसे लिखवाना है या उसे बताना है और उसे समझाना है आप लोगों को, तो व्याकरण साथ में होगा और उसके साथ आलेखन होगा। आज तो ठीक है, आप लोगों को उसके बताने में तो व्याकरण वाला तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आज आलेखन आप लोगों को शुरुआत कर देता हूँ। ठीक है, आलेखन में हमारे यहाँ पर है सरकारी पत्र। ठीक है, और हमें कुछ नहीं जानने की जरूरत है, हमें सिर्फ और क्या जानना है, सरकारी पत्र जानना है। सरकारी पत्र के पहले हमें 2 शब्द जान लेना होता है, एक होता है तो हम अब पढ़ेंगे पत्र लेखन, और पत्र लेखन कितने का होता है, 20 अंक का होता है हमारा। पहली बात 2 चीज़ें, एक है औपचारिक किसे कहा जाता है, और दूसरा होता है अनौपचारिक किसे कहा जाता है। ठीक है, औपचारिक और क्या होता है, अनौपचारिक। इसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाता है, ऑफिशियल अनऑफिशियल। ठीक है, तो ऑफिशियल यानी कि औपचारिक किसे कहा जाता है, या पहले अनौपचारिक बताइए। औपचारिक जो बहुत एकदम वैसी लैंग्वेज
हाँ, अनौपचारिक जो आप फ्रेंडली यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। औपचारिक में मतलब एक निश्चित डेकोरम होता है, उसी के तहत आप लिख सकते हो। यही कहना चाह रहे हैं, निश्चित शब्दावली, हाँ, ठीक है, नियमबद्धता, मतलब जिसके लिए नियमों का पालन करना आवश्यक हो, ठीक है, जो नियम हो उन चीज़ों का पालन करना हो तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, औपचारिक बोलते हैं। यदि कॉलेज में, ठीक है, यानी कॉलेज में या इंटर कॉलेज में समझ लीजिए, वैसे यहाँ पर जो कॉलेज बोलते हैं वो ग्रेजुएशन वगैरह के लिए बोलते हैं, ठीक है, और जो है ना हम लोग जो यानी कि कॉलेज वो बोलते हैं, हम लोग एक आदत वो यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। तो जो इंटर कॉलेज वगैरह होते हैं 6, 7, 8 में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्कूल में जाने के पहले क्या होता है, एक ड्रेस कोड होता है। तो जो ग्रेड ड्रेस कोड होता है उसे सबको पहन के जाना होता है, वो क्या है, औपचारिकता है, ठीक है। स्कूल में जाएंगे तो पता है इस 9:30 बजे से या 7:30 बजे से 2 बजे तक क्लास चलनी, ठीक है। तो अब आप वहाँ पर पढ़ने के लिए यानी वहाँ इतने समय से इतने समय के लिए क्या हो गए, नियम से बंध गए, ठीक है। और आपको फिर बता दिया जाएगा ये आपका टाइम टेबल है, इतने बजे से इतने बजे तक फर्स्ट पीरियड ये पढ़ेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ेंगे, ठीक है। जिस दिन संडे को छुट्टी होती है क्या उस दिन भी इस चीज़ का पालन करते हैं, नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। उस दिन जो मर्जी होती है सो पहन यानी कि कपड़े पहनते हैं और जो मर्जी होती है सो क्या करते हैं, जो हमें कम आता है ज़्यादा आता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मैथ यानी अच्छी आती है, हमें ठीक ठाक आती है पढ़ने में, उसमें क्या इंटरेस्ट होता है तो 2 घंटे मैथ ही कर लेते हैं, ठीक है। या होमवर्क दिया गया है, ज़्यादा दिया गया है तो उसमें ज़्यादा टाइम समय दे देते हैं। वहाँ ये नहीं है, और क्लास में बैठ कर करेंगे तो क्या करेगा, टीचर बोलेगा अच्छा हिंदी का क्लास है और मैथ कर रहे हो तो 2 थप्पड़ लगाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब ये हुआ कि जहाँ पर सभी चीज़ों को किसके अनुसार किया जाता है, नियम के अनुसार किया जाता है, ठीक है, निश्चित नियम के अनुसार किया जाता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ठीक है, औपचारिक बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर हम क्या करें, नियम का पालन ना करने के लिए मजबूर हो, यानी जहाँ पर हम अपनी मनमर्जी करने के लिए मजबूर यानी स्वतंत्र हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं अनौपचारिक, ठीक है। यानी कि जहाँ हम अपनी मनमर्जी के अनुसार, ठीक है, कार्य कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई नियम नहीं है, ये होता है। अब इन्हीं के आधार पर पत्र भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए शब्द को जाना औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं, वे पत्र जिन्हें क्या होता है, लिखने का ढंग निश्चित होता है, ठीक है, जिनमें शब्दावली निश्चित होती है, हमें इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। लिखने का क्रम निश्चित होता है कि हमें ऐसा ही लिखना है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, औपचारिक पत्र बोलते हैं, ठीक है। और औपचारिकता हम किसके साथ निभाते हैं, औपचारिकता किसके साथ निभाते हैं, या तो जिसका हम ज़्यादा सम्मान करते हैं या तो जिन्हें हम जानते नहीं, ठीक है। और जिससे जानते हैं, ठीक है, उसके साथ कभी औपचारिकता नहीं निभाते हैं, ठीक है। जो आपके दोस्त हैं, आप उनके कमरे पर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि अनौपचारिकता यानी कि व्यवहार करेंगे। उनका जो है ना कोई भी चीज़ होगा तो अपने आप किचन में पहुंचेंगे और चाय बनाकर पी जाएंगे, वो भी नहीं होंगे तो, ठीक है। लेकिन किसी के यहाँ मेहमान बन के जाएंगे तो क्या होगा, बैठने को भी देखना पड़ता है कि ठीक से बैठे या नहीं बैठे, कहीं ऐसा तो नहीं पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हैं, या हमारा जूता तो किसी के सामने नहीं है। उन सभी चीज़ों हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो जिन्हें हम जानते नहीं, जिनके यहाँ मेहमान बन कर गए, तो यही है औपचारिक और अनौपचारिक में। पत्र जब हम अनौपचारिक लिखते हैं उसमें कभी भी जहाँ पर हम लिख रहे हैं कोई क्रम नहीं होता, ठीक है, जहाँ मर्जी आई जो याद आ गया वो लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर लिखे हैं, ठीक है, कि जो है यानी कि ये नहीं है फूफा जी को प्रणाम लिखना भूल गए, ठीक है, तो नीचे बीच में कहीं याद आ गया लिख देंगे चाचा जी को भी प्रणाम बोल देना, ठीक है। जबकि कहाँ पर लिखा जाना चाहिए, ऊपर भी लिख सकते हैं। औपचारिक में होगा तो निश्चित क्या होगा, ये निश्चित जगह पर होगा, इसे हम कहीं पर भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब ये हुआ कि औपचारिक का मतलब जिसके लिए नियम निश्चित हो, अनौपचारिक का मतलब क्या होगा, जो नियम के क्या हो, ऊपर हो, यानी नियम का जहाँ पर पालन करना ना हो वो होता है। तो जो भी पत्र लेखन में मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो ऐसे पत्र जिन्हें निश्चित फॉर्मेट में लिखा जाना जरूरी होता है वो क्या होते हैं, औपचारिक होते हैं। जिनका फॉर्मेट निश्चित नहीं होता, किसी भी रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अनौपचारिक बोलते हैं, ठीक है। और जो हम पढ़ना है हमें वो औपचारिक ही पत्र पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें 20 नंबर का है, तो प्रश्न पूछने की प्रकृति कैसी है इसमें, ठीक है। जो अभी तक प्रश्न पूछा जाता है वो पहले मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न है इसमें कितने तरीके से पूछा जाता है। पहला ये पूछा जाता है कि ये हो गया पत्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है, या परिभाषित करते हुए
परिभाषित करते हुए इसका एक प्रारूप। अब प्रारूप पूछ लेगा या पूछेगा उदाहरण, ठीक है, दीजिए या लिखिए। एक क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक ढंग ये हो गया कि किसी पत्र का नाम दे देगा, ठीक है, इस पत्र की परिभाषा दीजिए, ठीक है, और इसका क्या करिए, एक प्रारूप दीजिए, ठीक है, या एक उदाहरण प्रदान करिए, ठीक है। एक मेथड इसका ये हो गया, यानी जो अभी तक पूछे गए। इसके बाद दूसरा है, जो दूसरा मेथड है प्रश्न पूछने का, वो ये है पत्र की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताएं एवं प्रारूप। प्रारूप लिखें या प्रारूप लिखिए। इसमें भी क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ गया, विशेषताएं हो गई, ठीक है, विशेषता बढ़ गया। इसके बाद तीसरा है प्रश्न पूछेगा ढंग की और पत्र और पत्र में अंतर बताते हुए या अंतर स्पष्ट कीजिए। एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब ये जो यहाँ पर पत्र है और जो यहाँ पर पत्र है, ठीक है, इन दोनों में अंतर बताते हुए, ठीक है, एक एक उदाहरण दीजिए। अभी कुछ समय पहले, यानी लगभग 1 साल पहले एसीएफ का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था। वैसे उनका जो मार्किंग होती है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन ये पूछा था, कार्यालय आदेश और अधिसूचना में कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, कार्यालय आदेश और अधिसूचना में क्या अंतर है, ठीक है, एक उदाहरण देते हुए समझाइए। क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो लगभग क्या चीज़ है, यही है, यानी कि ये 3 प्रकार से क्या कर लेते हैं, इनको प्रश्न को पूछते हैं। और चौथा जो प्रकार है प्रश्न पूछने का, वो ये है कि दिए गए विषय पर, ठीक है, निर्धारित पत्र लिखना। ठीक है, दिए गए विषय पर निर्धारित पत्र लिखना। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक विषय दे देगा, ये है, कंडीशन है, ठीक है, और इस पर क्या करिए, ये वाला पत्र जारी कीजिए। इसलिए मैंने लिखा है दिए गए विषय पर निर्धारित पत्र लिखिए, ठीक है। मुख्य सचिव उत्तराखंड की ओर से, मुख्य सचिव उत्तराखंड की ओर से शिक्षा सचिव उत्तराखंड को, या शिक्षा सचिव को सिर्फ लिख दिए, शिक्षा सचिव उत्तराखंड को, ठीक है, अतिशीघ्र, ठीक है, यानी कि अतिशीघ्र विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं करवाने हेतु एक सरकारी पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ये एक पत्र का क्या हो गया, प्रश्न हो गया, और उस प्रश्न का क्या करना है, ये हमें उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूछा गया है। और इसमें पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है। इस बार जो अभी ये आप लोगों के हाथ में है, इसमें नहीं पूछा गया है, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जब 2 प्रश्न पूछेगा तो इनमें से क्या करेगा, आधा आधा कर देगा। ठीक है, पहला कर देगा इस पत्र की, क्या करिए, ये हो जाएगा, इस पत्र की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए, और फिर दूसरे में क्या कर देगा, एक पत्र दे देगा, वो दूसरा पत्र होगा। क्योंकि आपको क्या करना चाहेगा, बरगलाना चाहेगा कि एक पत्र आपने ऊपर वाला लिख लिया, ठीक है, और जो दूसरा वाला है, ठीक है, उसे आप कैसे प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो दोनों में जो है, यानी कि उसी को आपको बताना है। तो जब 2 लिखा जाएगा तो भी आपको वही प्रश्न का उत्तर लिखना है, 1 है तो 1 में भी करना है। यानी 20 नंबर का है, 10 नंबर का तो 10 नंबर के लायक लिखिए, 20 का है तो क्या करना है, 20 नंबर के लायक लिखना है। ठीक है, तो जो मैं पत्र पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें ये चारों तरीके शामिल रहेंगे।
ठीक है, चारों तरीके का मतलब हुआ कि जब हम क्या करेंगे, पत्र पढ़ेंगे तो पत्र में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पत्र की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, परिभाषा के बाद उस पत्र का उपयोग कब और कहाँ होता है, किन कंडीशंस में होता है, किन परिस्थितियों में होता है। फिर उसके बाद उसका हम क्या पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है, विशेषता के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, उसका प्रारूप। ठीक है, जो फॉर्मेट है आप लोगों को सिलेबस में देखेंगे तो उसमें लिखा है प्रारूपण, तो प्रारूपण यही है जो मैंने प्रारूप लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि हर एक लेटर का फॉर्मेट निश्चित होता है, आप लोग फॉर्मेट बोलते हैं उसको, निश्चित फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में उसे लिखना होता है। ठीक है, तो हर एक का फॉर्मेट हमें पढ़ना है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, एक विषय अपने आप निर्धारित करेंगे। ज़्यादातर जो पिछले सालों में प्रश्न आए हैं वहाँ से उठा लेते हैं, नहीं अपने से प्रश्न बना लेते हैं। ठीक है, और उस पर क्या करते हैं, उस तरह का जो पत्र पढ़ेंगे वही पत्र एक लिखवाऊंगा, एक खुद लिखेंगे यानी मैं लिखवाऊंगा, और उसके बाद आप लोगों को लिखने के लिए दिए जाएंगे, और आप लोगों को यानी उसी दिन तो दिया जाएगा लिखने के लिए, बाद में चेक किया जाएगा। ठीक है, परंतु उसके बाद कभी भी उस यानी पत्र के आधार पर कभी भी आप लोगों को पत्र लिखने के लिए दिया जा सकता है। मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि एक पत्र हमने करवा दिया, एक पत्र लिखा दिया, उसके बाद आपको उस पर कोई पत्र नहीं मिलेगा, मिलेगा कभी भी आगे चल करके। ठीक है, जैसे पत्र पढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हर एक पत्रों की संख्या क्या करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। मतलब कम से कम हमारा लक्ष्य यह है कि आप लोग जितने भी ये पत्र हैं, लगभग 11 या 12 पत्र हैं, उनके कम से कम 6-6, 7-7 क्या चीज़ कर लें, क्वेश्चन करना आप सीख लें। ठीक है, तो वो उदाहरण करवा करके और आप लोगों को वही होगा। ठीक है, प्रश्न लिखवा दिया जाएगा, आप नहीं उसके घर से लिख करके लाएंगे और उसे चेक कर लिया जाएगा, जहाँ जहाँ गलतियाँ होंगी वहाँ बता दिया जाएगा, यहाँ ये गलती, यहाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, वैसे 1-2 करने के बाद क्या चीज़ हो जाता है, फिर जो है ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती, फिर कम हो जाती, क्योंकि हर एक इंसान, ये नहीं है ज़रूरी है कि मैं अपना व्यू आप लोगों के ऊपर थोपूंगा। ठीक है, कहने मतलब यह है कि आप अपने ढंग से उसे लिखेंगे, बस ये है कि जो प्रश्न है ना, उस प्रश्न का उसमें भाव आना चाहिए बस। ठीक है, और कुछ नहीं। लिखने के तरीके तो कई तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को यदि मैं लिखवाना चाहूँ तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, कई तरीके से लिखवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन भाव समान रहना चाहिए, हो गया। कुल मिलाकर इसका भाव क्या चीज़ हो गया कि हमें परिभाषा और प्रारूप या उदाहरण प्रस्तुत करना है बस। ठीक है, ये भाव होना चाहिए, हम चाहे क्वेश्चन किसी तरह से लिखवाएं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सरकारी पत्र। ठीक है, जो हमारे कोर्स में है। देखिए, कई बार कंफ्यूजन होता है कि सरकारी पत्र और जो हम सरकारी पत्र पढ़ते हैं वो समान है। सरकारी पत्र समान नहीं है। सरकारी पत्र ये इसका मतलब हुआ कि ऐसे सभी पत्रों का समूह जो सरकार के या सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग किया जाता है, सब सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। बात समझिएगा, ये स्पेशल टाइप आप नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है कि जो हमने पढ़ा है औपचारिक पत्रों का एक प्रकार है ये। ठीक है, सरकार के कामकाज के लिए जिन पत्रों का प्रयोग किया जाता है उन सभी पत्रों के समूह को क्या कहा जाता है, सरकारी पत्र कहा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सरकारी पत्र बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमें जो सरकारी पत्र हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं इसमें हमको क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सरकारी पत्र का मतलब क्या हो गया, यानी कि सरकारी यानी कि शासकीय कामकाज के लिए प्रयोग किए जाने वाले। ठीक है, कामकाज के लिए प्रयोग किए जाने वाले पत्र, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सरकारी पत्र बोलते हैं। ठीक है, यानी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में चाहे जो भेजा जाए उसे सरकारी पत्र बोलते हैं। ठीक है, अब सरकारी पत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, जो हमारे कोर्स में भी हैं, ठीक है, वैसे और भी हैं जो कुछ में, उनमें से सबसे ज़्यादा इसी में है। ठीक है, वैसे तो एपीओ में इससे भी ज़्यादा पत्र हैं। तो इनमें जो पत्र हैं, ठीक है, अब पहला जो पत्र आता है, ठीक है, इनके प्रकार या भेद जो भी आप कहें, इसके आता है सरकारी पत्र। ठीक है, सरकारी या शासकीय पत्र। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने शासकीय नहीं लिखा है, लेकिन यहां क्या लिख रहा हूं, शासकीय लिख रहा हूं। ठीक है, यानी कि शासन के स्तर पर जो प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, शासकीय पत्र अथवा सरकारी पत्र कहा जाता है।
ठीक है। तो सरकारी या शासकीय पत्र, अब ये शासकीय पत्र ये जो होते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए कि सरकारी जो कार्य यानी कार्य व्यवहार है उसके क्या होते हैं, ये आत्मा बोले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले यही हैं, ठीक है, यानी कि सरकार के कार्य होते हैं, ठीक है, ये प्रयोग किए जाते हैं। अभी सिर्फ इतना ही जानना है हम लोगों के लिए। इसके बाद जो दूसरा पत्र है वो अर्ध सरकारी है, ठीक है। अर्ध सरकारी का मतलब क्या हुआ, ये अनौपचारिक पत्र होता है, कार्य शासकीय, ठीक है, लेकिन प्रकार अनौपचारिक। यानी कि ये शासकीय कार्य के लिए तो प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अनौपचारिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। भाषा जो होती है वो क्या होती है, इनकी अनौपचारिक होती है। तीसरा है कार्यालय आदेश, ठीक है। कार्यालय आदेश इसमें है कार्यालय से संबंधित पत्र, कार्यालय के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले, यानी कि ये वो पत्र होते हैं, आदेश होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये उसी कार्यालय के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिस कार्यालय द्वारा ये जारी किए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ वहीं पर प्रयोग होते हैं। आप लोग चाहें तो इसे ना लिखें, क्योंकि हम इनको क्या करेंगे आगे परिभाषित हम समझेंगे। ये सिर्फ आप लोगों को परिभाषा सामान्य तौर पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि इन्हें इस रूप में जाना जाता है। और इससे ये होगा कि यदि हमें ये पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी परिभाषा आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन, तो ये कार्यालय से अधीनस्थ कार्यालयों को सीधा कर दीजिए, हो गया अधीनस्थ, ठीक है, कार्यालयों हेतु। ये सिर्फ अपने कार्यालय में प्रयोग होता है, ये अधीनस्थ कार्यालयों में प्रयोग करने के लिए पत्र जारी किया जाता है। इसके बाद है परिपत्र। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, ठीक है। तो परिपत्र जिसे आप क्या बोलते हैं, जो है सर्कुलर बोलते हैं। तो अधिक कार्यालयों को एक साथ सूचना देने हेतु, ठीक है, एक कार्यालय से अपने अधीनस्थ अधिक कार्यालयों को एक साथ सूचना देना हो, ठीक है, तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, परिपत्र का प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है अधिसूचना, ठीक है, इसी को कई बार विज्ञप्ति बोलते हैं। आपके कोर्स में अधिसूचना और विज्ञप्ति भी है, लेकिन जो हम विज्ञप्ति पढ़ेंगे वो प्रेस विज्ञप्ति है, ये है, ठीक है। ये है सरकारी सार्वजनिक सूचना,
यानी कोई सरकार का निर्णय है जिसे सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जाना है, उसके लिए अधिसूचना जारी की जाती है। ठीक है, और वो अधिसूचना किसके बिहाफ पर जारी की जाती है? सरकार का जो मुखिया होता है, राष्ट्रपति अथवा गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। इसके बाद है अनुस्मारक, रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या करने के लिए? स्मरण कराने हेतु। यानी कि जो पहले से पत्र चल रहा होता है, ठीक है, उसका यदि उत्तर नहीं मिला है तो उसके लिए ये रिमाइंडर भेजते हैं। ठीक है, तो फिर से कि आपसे ये सूचना मांगी गई थी, अभी तक आपने सूचना प्रदान नहीं की है, ठीक है, वो रिमाइंडर होता है। ओके, ये इतने प्रकार के पत्र हैं, ठीक है, जो पत्रों के रूप में हैं, आलेखन के रूप में हमें पढ़ना है। इन सभी पत्रों का हमें जो पेनी के भाग है, जितने भी हैं 4-5 तरीके मैंने बताए, हर एक के लिए हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, और एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, एक साल शायद FRO में है या किसी में पूछा गया था प्रश्न, तो हम उसे भी एक साथ यानी कि यहीं पर आज आप करेंगे। ठीक है, वो ये है कि जो सरकारी पत्र, अब मैं फिर से उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, सरकारी पत्र जो मैंने कहा है, ठीक है, तो ये जितने ये पत्र हैं, ये सब सरकारी पत्र हैं। ठीक है, ये सरकारी पत्र अलग है। ठीक है, ये सरकारी पत्र सरकारी पत्रों का एक हिस्सा है, जैसे हम शासकीय पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी इसे शासनादेश भी बोला जाता है। ठीक है, इसे शासनादेश बोला जाता है, नहीं GO इसी को ही बोला जाता है। ठीक है, कि ये शासनादेश है। ठीक है, और इतना ये इजी होता है या इतना इसका उपयोग होता है कि यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आता ना, तो क्या करते हैं, उठाकर सिर्फ इसको ही भेज देते हैं, यानी कि सरकारी पत्र जारी कर दिया जाता है। ठीक है, किसी को भी, चाहे निम्न अधिकारी हो चाहे उच्च अधिकारी हो। ठीक है, अब ये इसके बाद है सरकारी पत्रों के अवयव या अंग। यदि ये आ गया, इसे हमें क्या करना है, इसे लिखना है। ठीक है, और यदि आ गया है, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था, सरकारी पत्रों के, शासकीय पत्रों के अंगों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और उसका एक प्रारूप प्रस्तुत करिए। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि जितने सरकारी पत्र हैं उनके जितने भी अंग हो सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम कोई पत्र पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें ये इसका अंग ये है। आई बात समझ में? ठीक है, पहले हम यहाँ पर सब पढ़ लेंगे, उसके बाद वहाँ पर जो आएगा, ठीक है, उसे हम देखेंगे कि उसमें ये अंग हैं। ठीक है, और ये अंग नहीं है। जो हम अंग पढ़ेंगे यही तो निर्धारित करते हैं कि कौन सा पत्र है। किसी पत्र में हमें क्या करना होता है, कुछ छोड़ना होता है, किसी पत्र में ज़्यादा छोड़ना होता है, किसी पत्र में क्या करना होता है, संबोधन नहीं लिखना होता है, अपना नाम नहीं लिखना होता है, सिर्फ हस्ताक्षर करना होता है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी क्या होती है, इसी के द्वारा निकली जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अवयव के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए, इसमें पहला वाला जो अवयव है, ठीक है, फर्स्ट अवयव ये होता है, ठीक है, पत्रांक या पत्र संख्या। सरकारी पत्रों में ये सबसे आवश्यक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर लिखा जाता है प्रेषित किए जाने वाले पत्र की संख्या। पत्र की संख्या लिखी जाती है। अब यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अवयव बताइए, तो सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे, हम अपने से इसको व्याख्या करके लिखेंगे। ठीक है,
इसमें प्रेषित किए जाने वाले पत्र की संख्या लिखी जाती है। इसके बाद दूसरा है इसका अवयव दिनांक। ठीक है, कई जगह ये भी आता है, स्थान और दिनांक लिख लीजिए, स्थान और दिनांक। कभी आप लोगों ने पत्र लिखा है वो अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड वाला? लिखे हैं कभी? किसी को नहीं लिखे? लिखे हैं? जब लिखते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे देहरादून में रहे या दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो श्री गणेश आय नमः जो भी लिखते हैं उसको इधर की तरफ लिखते हैं ना। जैसे देहरादून है तो क्या लिखते हैं? देहरादून, और उसके नीचे फिर क्या डालते हैं? डेट डालते हैं। यही यहाँ पर भी है, ठीक है, कि स्थान जहाँ से, जिस जगह से पत्र लिखा जा रहा होता है, ठीक है, वहाँ और जिस दिन जारी किया जा रहा है उसकी दिनांक। ठीक है, तो पत्र जारी यानी प्रेषित करने का स्थान एवं दिनांक। जहां से प्रेषित किया गया है, जिस दिन को प्रेषित किया गया है, दिनांक। अब हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है, दिनांक के विषय में समझ लीजिए 3 फॉर्मेट चलते हैं। एक फॉर्मेट आपका क्या हो गया, यह है 1, ठीक है, 6 और 2022। एक फॉर्मेट ये है, आप ये लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1 जून, ठीक है, 2022। लेकिन गलती ये कर देते हैं, यहाँ कामा नहीं लगाते हैं। यदि इस फॉर्मेट में लिखना है तो यहाँ कामा जरूर लगाना है। यदि यहाँ कामा चूक गए हैं ना, ठीक है, तो क्या चीज़ कर देगा, यहाँ गोला बना देगा, क्योंकि ये इंग्लिश से तो लिया गया है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, यही तो विरामों का प्रयोग है, क्योंकि हमारे कोर्स में विराम भी है, तो वो यहाँ पर भी चेक करते हैं कि विराम लगाना आता है अथवा नहीं आता, ठीक है। या तो आप क्या चीज़ कर दें, इस वाले को लिख सकते हैं 01, 02, ठीक है, और 2022, ठीक है, 2022। लेकिन यदि आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप क्या कर लीजिए, ये एक आदत डाल लीजिए और इसे ही क्या करिए, हमेशा लिखिए, ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्या हो जाएगा, वही आदत हो जाएगी। इसके बाद आता है प्रेषक। तीसरा है प्रेषक। प्रेषक का मतलब क्या होता है, पत्र भेजने वाले यानी प्रेषित करने वाले का नाम, पद नाम और कार्यालय का पता। ठीक है, सिर्फ पता डालने से नहीं होता है, हमें जब भी फॉर्मेट में लिखना है ना तो सिर्फ पता नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कार्यालय का पता लिखना है। ठीक है, तो क्या चीज़ हो गया, पत्र भेजने वाला। नाम नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन पद नाम के बिना ये लेटर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, पद नाम के बिना ये लेटर नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेटर क्या होते हैं, सरकारी कामकाज के लिए होते हैं, और सरकारी कामकाजों में क्या होता है, पद का ही महत्व होता है। ठीक है, तो पद और उसी का ही क्या हो जाएगा, कार्यालय का पता हो जाएगा, ये प्रेषक हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा है, चौथा है प्रेषिति। ठीक है, जब भी आप लोग प्रेषिति लिखेंगे, ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है उसमें छोटी ती की मात्रा लगाते हैं। प्रेषिति है ये, प्रेषिति, इसका मतलब क्या हुआ, पत्र पाने वाले, पत्र पाने वाले का नाम, पदनाम और यही है कार्यालय का पता। का मैंने लिख दिया तो कार्यालय का पता।
ठीक है, पत्र पाने वाले का नाम, पद नाम और पता। इसके बाद 5वां है विषय। ठीक है, संक्षेप में पत्र का मूल। ठीक है, पत्र के मूल को क्या करते हैं, आखिरकार इसमें कहा क्या गया है। विषय लिखने का कारण ये होता है कि अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता कि पूरा का पूरा क्या करें, पत्र पढ़ें। ठीक है, यदि विषय लिख दिया गया तो उसे सिर्फ पढ़ करके वो अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें ये कहा गया होगा। ठीक है, तो उसी अनुसार क्या करते हैं, अपने सहायक को डायरेक्शन दे देते हैं। ठीक है, कि आप इसे क्या करिए, इस पत्र को ले जाओ और निपटा लो। यदि उन्हें अपने लेवल से निपटाना हुआ तो फिर क्या करेंगे, वो अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब जो निर्णय करना होगा था उनको वो विषय देख करके कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए कई पत्रों में क्या होता है, विषय अवश्य लिखा जाता है। ठीक है, और कई ऐसे होते हैं जिनमें विषय की जरूरत नहीं होती, उन्हें विषय नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो विषय ऐसा होना चाहिए, जैसे कि जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो अपठित गद्यांश है, तो अपठित गद्यांश में हम पढ़ते हैं संक्षेपीकरण और शीर्षक। तो जो शीर्षक होता है वही विषय होता है। तो पत्र का पूरा जो यानी भाव होता है वो एक शीर्षक के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विषय। ठीक है, फिर इसके बाद है 6वां अभिवादन। एवं पत्रांत औपचारिकताएं। पत्रांत, पत्रांक नहीं, पत्रांत, पत्र के अंत में, यानी जब पत्र समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या करना है। ठीक है, भवदीय ठीक है, प्रिय श्री या प्रिय महोदय, सॉरी भवदी यहाँ लिख दिया, यहाँ महोदय आएगा, भवदी कहाँ से लिख दिया, भवदी तो नीचे आएगा, महोदय, महोदय, प्रिय श्री, प्रिय महोदय। ठीक है, प्रिय श्री, ये आदि। ठीक है, किसके लिए, अभिवादन के लिए। और अंत का मतलब हुआ स्वनिर्देशन। स्वनिर्देशन हेतु भवदीय आपका शुभेच्छु। या भावनिष्ठ या आपका शुभचिंतक। हस्ताक्षर और पदनाम। यहाँ पर आपका शुभेच्छु, यहाँ पर अभिवादन के लिए
ठीक है। अभिवादन के लिए का मतलब ये हुआ कि जो अब यानी वो शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ये वाले जितने शब्द हैं, महोदय, प्रिय श्री, प्रिय महोदय, प्रिय श्री डैश, और जैसे नेगी जी, रावत जी, इस तरह से आदि शब्द, ठीक है, किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये प्रयोग किए जाते हैं अभिवादन के लिए, यानी पत्र के शुरुआत में। और अपने लिए उसे बोला जाता है क्या, स्वनिर्देशन। अपने लिए प्रयोग किया जाता है भौदीय, या आपका शुभेच्छु, या भावनिष्ठ, या आपका शुभचिंतक, और हस्ताक्षर और पदनाम, ये प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर और पदनाम क्या होता है, वो हर जगह लिखा जाता है। कुछ ऐसे पत्र होते हैं जिसमें सिर्फ हस्ताक्षर किया जाता है, पदनाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अर्धशासकीय पत्र होता है, उसमें सिर्फ हस्ताक्षर किया जाता है, उसमें पदनाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि पदनाम ऊपर आ चुका होता है। इसलिए बार बार उसे ये दिलाने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं भी क्या हूँ, अधिकारी हूँ, कहने मतलब ये है। तो ये चीज़ें क्या करते हैं, कुछ छूट जाती हैं उसमें। जी हाँ, स्वनिर्देशन। क्या चीज़? नहीं नहीं, इनमें दोनों में से किसी का नहीं होता। सरकारी पत्रों में, सरकारी पत्रों का पद जो है ना, पद जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। भौनिष्ठ, ठीक है, भौनिष्ठ नहीं, कोई भी है, नहीं कोई भी है, भौनिष्ठ लिख सकते हैं, भौदी लिख सकते हैं, ये पत्र पर निर्भर करेगा। हाँ नहीं, लिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि पत्रों में, इनमें लिंग का कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी पद होते हैं ना, सब पुल्लिंग होते हैं। पद जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, इसलिए हम पत्र किसे लिख रहे हैं, किसको लिखते हैं, पद को लिखते हैं। लेकिन जब अर्धशासकीय पत्र होता है, वो क्या होता है, वो व्यक्ति को लिखा जाता है, तो वहाँ पर लिंग का क्या हो जाएगा, असर पड़ेगा, ठीक है, वहाँ लिंग का असर पड़ेगा। यदि यानी कि कोई अधिकारी क्या है, मैडम है, तो उसके लिए फिर यानी महोदय प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, तो या उनका नाम लिखा जाएगा, ठीक है, ये लिखा जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा, वो अपने लिए तो भौनिष्ठ ही प्रयोग करेगा। हाँ, कोई महिला प्रयोग कर रही हैं, ठीक है, तो वो भी अपने लिए भौनिष्ठ ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें हो जाएगा आपका शुभेच्छु नहीं, आपकी शुभेच्छु हो जाएगा, ठीक है, आपका शुभचिंतक नहीं, आपकी शुभचिंतक, ठीक है, तो वहाँ पर ये हो जाएगा। यदि जो है ना लेडीज भेज रही सिर्फ और सिर्फ किस में, एक में, और वो कौन सा, अर्धशासकीय पत्र में, क्योंकि वहाँ व्यक्ति से व्यक्ति को लिखा जाता है, तो वहाँ पर लिंग का आएगा असर, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये जब हम पढ़ेंगे तब समझाऊंगा मैं उन सभी को, ठीक है। इसके बाद अगला है सातवां, ठीक है, मूल पत्र। ठीक है, मूल पत्र, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि पत्र का लेखन, यानी जो भी हम पत्र में क्या करते हैं, लिखते हैं, वो मूल पत्र में आता है। इसके बाद आठवां है संलग्नक, ठीक है। संलग्नक का मतलब ये हुआ कि यदि हमें आवश्यकता पड़ने पर उसके साथ साथ क्या करना पड़े, अटैचमेंट करना पड़े, ठीक है, तो हम साथ में क्या करेंगे, अतिरिक्त जो सूचना कागजात होते हैं वो लगा देते हैं। क्या चीज़? जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यानी पीसीएस में तो नहीं आया, लेकिन आयोग ने ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, हाँ, जिसमें भी आया है, ठीक है, जब उस वहाँ पर आया है तो क्या हो सकता है, पूछ सकता है। नहीं नहीं, अभी वो कुछ नहीं, मैंने क्या बताया शुरुआत में ही, मैंने आप लोगों को बताया, ध्यान होगा कि मैंने बताया कि हम सभी सरकारी पत्रों के अंग पढ़ लेते हैं, और जब हम जिस सरकार यानी पत्र को पढ़ेंगे वहाँ पर उसका हम साथ में सिर्फ पढ़ेंगे, फिर वहाँ में ये सब व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पर हम सिर्फ ये करेंगे जैसे सरकारी पत्र है तो इसमें इसके ये अंग हैं, पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंग लिख देंगे, हो गया, क्योंकि हमारे पास इस सभी के लिए एक क्या है, ये ब्लूप्रिंट तैयार है, ठीक है, ये मूल है। तो अब इसी में से कुछ प्रयोग किए जाएंगे, कुछ नहीं प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है, जो प्रयोग किए जाएंगे वो उसके उस वाले पत्र के अंग हो जाएंगे, ठीक है। तो संलग्नक है, तो संलग्नक में क्या आएगा, अतिरिक्त, ठीक है, सूचना,
पत्र, ठीक है। अतिरिक्त जो सूचना पत्र होते हैं उसके साथ क्या कर दिए जाते हैं, नथी कर दिए जाते हैं, अटैच कर दिए जाते हैं। आप लोग ईमेल वगैरह में भी क्या करते हैं, अटैचमेंट भेजते हैं साथ में, ठीक है। ये वही है संलग्नक। इसके बाद हमारा आता है 9वां, पृष्ठांकन, ठीक है। पृष्ठांकन का मतलब ये हुआ कि यदि उसी पत्र को कई अनेक लोगों को प्रेषित करना हो, ठीक है, तो उसका वर्णन किया जाता है कि किन किन लोगों को प्रेषित किया गया है, ठीक है। आप लोगों ने ईमेल में देखा होगा जहां पर एड्रेस होता है वहां टू लिखा रहता है। जैसे ही आप क्या करते हैं, एक ईमेल डालते हैं, उसके नीचे क्या होता है, ठीक है, आगे मार्क होता है। आप वहां पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको दो विंडो खुल करके मिल जाती है। एक क्या होता है CC और एक क्या होता है BCC, ठीक है। तो BC और CCC वो यही है, ठीक है, कि आप वो मेल किसी और को भेजना चाहते हैं तो वही वाली 2 में नहीं लिखेंगे, ठीक है। यदि 2 के साथ वाले में, पहले वाले एड्रेस में आप क्या कर देंगे, एक मेल और लिख देंगे तो वो डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपको एक ही ईमेल एड्रेस लिखना है। बाकी जो हैं वहाँ पर आप कई ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रति को यदि आपको और को भेजना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पृष्ठांकन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि प्रति यानी पत्र की प्रति, सॉरी प्रतिलिपि कर दीजिए, प्रतिलिपि ठीक है, अन्य को प्रेषित करने हेतु, प्रेषित करने हेतु ये हो जाएगा पृष्ठांकन, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी इसका शब्दावली क्या होती है, वो मैं आप लोगों को रटा दूंगा इतना कि आप लोग क्या करेंगे, फिर मुझे पृष्ठांकन बोलना होगा कि आप लोग इसका पृष्ठांकन करिए, हो गया, और आप लोग क्या करेंगे, अपने आप पृष्ठांकन करेंगे, ठीक है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, यही क्या होता है, ठीक है। इसका यानी कि इसकी शब्दावली होती हर एक के लिए। फिर यहाँ पर लास्ट है 9th यानी 10th, यह है पृष्ठांकन कर्ता, ठीक है। पृष्ठांकन करता, पृष्ठांकन करता करता क्या चीज है, ठीक है, वो क्या करता है, आज्ञा से लिखता है और अपना सिर्फ पदनाम लिख देता है, कई बार हस्ताक्षर भी लिखता है, ठीक है। आज्ञा से के साथ क्या करता है, वो पदनाम लिख देता है। यही पृष्ठांकन, मतलब कि जिसने पृष्ठांकन किया है, जिस अधिकारी ने पृष्ठांकन किया है, वहाँ पर आज्ञा से लिख करके वो अपना पदनाम लिखता है, ठीक है। अब हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा कि जो पृष्ठांकित करने वाला अधिकारी होता है वह क्या होता है, जो पत्र भेजने वाला अधिकारी होता है उससे छोटा अधिकारी होता है, ठीक है। जैसे पत्र किसने भेजा, सचिव ने भेजा, ठीक है। तो पृष्ठांकित करने वाला जो अधिकारी होगा वो उप सचिव होगा, सहायक सचिव होगा या संयुक्त सचिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसे हमेशा याद रखिएगा आप लोग। क्लियर हो गया। यहाँ पर जो है ना, जब जो है मैं आप लोगों को सरकारी पत्र पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर थोड़ी सी और इसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वहाँ पर सरकारी पत्र में इसे जो है यानी किया जाता है। तो यहाँ पर यह है कि पत्र लिखने वाले ने, ठीक है, भेजने वाले ने तो अपना काम कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद वो यानी बाकी को दे देता है, उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ हमने क्या किया, इस प्रतिलिपि और को भेज दिया। आप समझिएगा, यदि कोई भी पत्र ऐसा पत्र है, ऐसे कार्यालय से भेजा जा रहा है जहाँ पर कि उससे निम्न अधिकारी, ठीक है, उपस्थित नहीं है, तो फिर क्या होगा, दोनों स्थानों पर इसी का ही हस्ताक्षर होगा। बात आई समझ में, दोनों जगहों पर इसी का क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा जो वो है क्या बोलते हैं, तहसील स्तर पर, ठीक है, उप जिलाधिकारी बैठता है, ठीक है। तो उप जिला अधिकारी के यानी कि इससे निम्न जो आप लोग समझें कि तहसीलदार होता है, तो तहसीलदार जो है ना उप जिला अधिकारी के निम्न नहीं होता, वो तो सिर्फ और सिर्फ किसका काम देखता है, वो जमीन संबंधी काम काज को देखता है, ठीक है। तो वो उसका निम्न अधिकारी नहीं है। तो यदि उप जिलाधिकारी यदि कोई पत्र जारी करेगा तो उसको जब पृष्ठांकित भी किया जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर भी उसी का उप जिलाधिकारी लिखा जाएगा, यहाँ पर भी उप जिलाधिकारी लिखा जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं जैसे एसएसपी है, एसपी जहाँ पर होगा तो एसपी के साथ साथ क्या होते हैं, 2 एसएसपी नहीं होते, ठीक है। और जैसे देहरादून है, बड़े जिले हैं, तो एसएसपी के साथ साथ क्या होते हैं, और अधिकारी होते हैं, ठीक है।
एक SPRA होता है और SP सिटी होता है, यानी कि नगर का SP अलग होता है, वो भी IPS अधिकारी होता है, और शहर का जो है ग्रामीण क्षेत्र का अलग होता है। तो उसके बराबर के लगभग अधिकारी होते हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं, ठीक है, समय में या किसी भी चीज़ में वो छोटे होते हैं। प्रमोशन उनका पहला वाला, यानी जब वो प्रमोट होंगे तो उसी पद पर जाएंगे, SP पद पर जाएंगे, ठीक है। तो जब वो जारी करेगा तो उनका जो है जो इसका पृष्ठांकन कार्य कौन करेंगे, उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो कर देंगे। कहने मतलब ये हुआ कि ऐसा स्थान जहाँ पर, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ अधीनस्थ अधिकारी भी बैठते हैं, ठीक है, वहाँ पर पृष्ठांकन जब किया जाएगा तो जो होगा वो निम्न अधिकारी करेगा, ठीक है, उसमें वो वाला पहले वाला अधिकारी नहीं करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों क्या था, पत्र के मूल अवयव थे। अब इन्हीं में से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें उनका यानी कि कुछ छोड़े जाएंगे और इनसे ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या किया है, हर एक का इसमें लिखवा दिया है। तो कुछ में क्या करेंगे, इसमें 10 हैं, कुछ में तो मात्र 5 भी प्रयोग किए जाते हैं, कुछ में मात्र में 4 प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो सरकारी पत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो सरकारी पत्रों में लगभग ये क्या होते हैं, 10 प्रयोग कर लिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पृष्ठांकन नहीं, ये भी नहीं करना होता, संलग्नक नहीं करना होता है, लगाना नहीं तो संलग्नक नहीं लिखेंगे, पृष्ठांकन नहीं करना है तो फिर क्या हो जाएंगे, ये तीनों कम हो जाते हैं, ठीक है। तो पृष्ठांकन करना तभी जो है, यानी जब दूसरी जगह भेजना हो तब जरूरी हो। यदि एक अधिकारी सिर्फ एक मात्र अधिकारी को भेजता है तो उसका पृष्ठांकन नहीं होता है। क्लियर हो गया ये? ओके, अब आप लोगों को दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है, मिलते हैं कल। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, आप लोगों को कल आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। कल हम सरकारी पत्र से शुरुआत करेंगे और सरकारी पत्र के साथ साथ आप लोग ये निर्धारित कर लीजिएगा आपस में कि आप लोग व्याकरण में क्या पढ़ना चाहते हैं, यानी कहाँ से शुरुआत किया जाए, जो भी चाहें आप लोग, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा आप लोग निर्धारित कर लीजिएगा, ठीक है, हम वहीं शुरू करेंगे। हाँ, सिलेबस के अनुसार बोलेंगे तो वहीं से उपसर्ग प्रत्यय से शुरुआत होगी, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय संधि समास है, फिर उसके बाद वचन लिंग है, वो सभी चीज़ इनको है, जैसा भी निर्धारित करेंगे वैसा करेंगे।